Hello and welcome back to the channel. I, Neha Pilania, faculty of GMC Group of Institute, welcoming you to another psychological classes. Today's topic is dynamic of behavior. In this, we will be studying about behavior, human dynamics, motivational drives, body-mind relationship, and lastly, characteristics of a MHP, which is mentally healthy person. Let's come to it. Behavior. First of all, we'll be talking about behavior, that what is behavior? Behavior is a range of actions made by individual or organism. We can say behavior is how someone acts or it is that a person does to make something happen. बात करते हैं बिहेवियर की. बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर इज अ रेंज ऑफ एक्शंस और अ सेट ऑफ एक्शंस जो एक इंडिविजुअल परफॉर्म करता है किसी भी वर्किंग प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए. सिंपल वे में हम कह सकते हैं एक इंसान जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है वो उसका बिहेवियर होता है. बिहेवियर इंक्लूड्स फिजिकल एक्शंस, वर्बल बिहेवियर एंड फेशियल एक्सप्रेशंस. जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि बिहेवियर क्या होता है कि जो भी एक इंसान एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है हम उसे कंसिडर करेंगे एज हिज और हर बिहेवियर. अब वी कैन सी हिज बिहेवियर बाय हर वर्बल बिहेवियर, यानी व्हाट ही इज स्पीकिंग, व्हाट शी इज स्पीकिंग, by her actions, what activities she is doing, what action she is performing or he is performing, and lastly with their facial expressions. Dynamics. They are the forces or factors that produce movement or changes or progress within a system or process. Dynamics की बात करें तो dynamics होते हैं forces और factors जो किसी भी न्यू थिंग के होने का रीजन बनते हैं, जो किसी भी नए चीज होने के लिए मूवमेंट क्रिएट करते हैं, उसे हम बोलते हैं डायनेमिक्स. डायनेमिक इन ह्यूमन बिहेवियर कैन बी न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू लर्निंग, सोशल कल्चरल वेरिएशंस, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस. जैसे कि अभी हमने बात की, डायनेमिक्स होते हैं फैक्टर्स और फोर्सेस जो किसी नए एक्टिविटीज को या नए मूवमेंट को प्रोड्यूस करते हैं. अब हमारे जो न्यू मूवमेंट प्रोड्यूस हो सकते हैं वो हमारे बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस हो सकती है, जैसे कि न्यू एक्सपीरियंसेस और न्यू लर्निंग. जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं या कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारा ग्रोथ का एक नया मूवमेंट होता है, एक नया स्टेप होता है. सेम एज सोशियो कल्चर वेरिएशन, जैसे हमारा सोशल स्टेटस सडनली चेंज होता है या हमारा कल्चरल स्टेटस चेंज होता है तो हमारे बहुत सारे बॉडली, फिजिकली, इन्वायरमेंटली चेंजेस आते हैं, जिसे वी कैन से एज सोशल कल्चर डायनेमिक्स और वेरिएशन. बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि जब भी एक ह्यूमन बीइंग बायोलॉजिकली ग्रोथ कर रहा है या साइकोलॉजिकली उसका डेवलपमेंट हो रहा है तो बहुत सारे उसकी बॉडी में, उसके इन्वायरमेंट में, उसकी करंट सिचुएशन और लाइफ में चेंजेस आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डायनेमिक्स. मूविंग फर्दर, कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर को हम 3 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं: बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डायनेमिक्स, सोशियो कल्चरल डायनेमिक्स एंड साइकोलॉजिकल डायनेमिक्स. यानी कि जब एक इंसान का बिहेवियर, हम बात करें उसके बिहेवियर की कि वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है, तो उसमें हम 3 कैटेगरीज में इसको पढ़ते हैं. मूविंग टू द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डायनेमिक्स. बायोलॉजिकल यानी हमारे जेनेटिक मेकअप, जैसे कैसे एक इंसान जेनेटिकली डेवलप्ड है, क्या उसकी जेनेटिक इनहेरिटेंस है. फिजियोलॉजिकल यानी उसकी फिजिकल और बायोलॉजिकल कंबाइंड नीड्स क्या है, जैसे कि एक इंसान का बिहेवियर बायोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली कैसे डिफर करता है उसके जेनेटिक मेकअप से. सेक्स डिफरेंसेस वेदर मेल और फीमेल. फिजिकल ग्रोथ, हाउ ही इज फिजिकली ग्रोइंग अप, tall, short, bodily weight, circumferences, how the body is growing up. Nutrition, how the type of nutrition he is intaking. Illness and inborn disabilities. Illness and inborn disabilities are the most variant factors which affect the body growth. Moving next, psychological dynamics. Psychological dynamics यानी related to human mind and his or her perception. First is cognition. Cognition, we can say it is a process by which knowledge and understanding is developed in mind. Cognition यानी कि
कोई भी ह्यूमन बीइंग कैसे किसी चीज को परसीव करता है, यानी वो कितने अच्छे तरीके से उस चीज को समझता है, उसकी उसे कितनी ज्यादा नॉलेज गेन होती है, जो वो अपने डेवलप्ड माइंड में सेटअप करता है या डेवलपिंग माइंड में सेटअप करता है। नेक्स्ट इज परसेप्शन। परसेप्शन इज द एबिलिटी टू सी, हियर और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग। यानी कि जब बात करें हमारे प्रोसेसेस की, तो कॉग्निशन में हमने अभी देखा कि जैसे एक इंसान कुछ भी न्यू नॉलेज गेन कर रहा है तो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है। अब उस नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से वो अपनी आसपास के सराउंडिंग से कितना अवेयर है, उसकी एबिलिटी टू सी, हियर और बिकेम अवेयर ऑफ समथिंग, यानी जो उसके आसपास हो रहा है उसके बारे में उसे अच्छे से पता हो और वो उस चीज़ के बारे में अच्छे से अवेयर हो। Moving further, third is emotions. Strong feelings deriving from one's situation, mood or relationship with others. Emotions यानी हमारे साइकोलॉजिकल पार्ट को इमोशंस कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी डिप्रेस्ड और आई एम वेरी सैड by a change that my friend is not happy with me, he is mingling up with other friends. इस प्रोसेस से मुझे क्या होगा, आई विल बी वेरी सैड कि मेरा दोस्त मुझसे ज़्यादा किसी और के साथ घुल मिल रहा है या उससे ज़्यादा मिंगल कर रहा है। तो किसी और के साथ होने वाले कॉन्फ्लिक्ट से, किसी और की डिसेबिलिटीज़ की वजह से या मेरी खुद की डिसेबिलिटीज़ की वजह से मेरा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होना और उस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से मेरा सडनली डिप्रेस्ड इमोशंस का अरोजल होना। नेक्स्ट इज एटीट्यूड, वे ऑफ थिंकिंग और समवन्स पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स एनी सिचुएशन। एटीट्यूड यानी कि कोई भी सिचुएशन में हमारा एटीट्यूड कैसा है, हम उस सिचुएशन में कैसे डील करते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस सिचुएशन के लिए, यानी कि जैसे भी हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं उस सिचुएशन को, हमारा क्या पर्सपेक्टिव है किसी भी सिचुएशन आने पे, सडन ट्रॉमा आने पे या कोई भी डिस्कम्फर्ट होने पे हमारा एटीट्यूड क्या होता है और हम कैसे उस चीज़ से आउटकम रिलीज करते हैं अपना। एंड लास्टली मेमोरी, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। मेमोरी इज द मोस्ट वाइटल सोर्स कि हम हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को मेंटेन कर पाते हैं, यानी कि स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन, जो भी हमारी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, जो भी हमारे सारी चीज़ें पता चल रही हैं, हम उसे अपनी मेमोरी में स्टोर करें एंड व्हेनेवर वी वांट टू यूज इट वी कैन रिट्रीव इट। दिस इज द नेक्स्ट। मूविंग टू सोशल डायनामिक्स। सोशल डायनामिक्स यानी हमारी सोसाइटी या हमारी आसपास की कम्युनिटी। हमारी कम्युनिटी कैसे हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट। अगर आई एम बीइंग अ डिवोशन पर्सन टुवर्ड्स एनी गॉड, फॉर एग्जाम्पल मैं कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बट अगर कोई मेरे सामने हनुमान भगवान की बात करे तो आई विल फील कि नहीं, आई एम द पर्सन हु इज डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्णा, नॉट लॉर्ड हनुमान। ये है मेरे कल्चरल डेविएशंस कि आई बिलोंग टू अ कल्चर जहाँ पे इस गॉड को ज़्यादा प्रेस किया जाता है एंड ही बिलोंग्स टू अनदर कल्चर जहाँ पे उन गॉड को ज़्यादा प्रेस किया जाता है। सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ कि मेरे यहाँ पे कौन से नॉर्म्स बनाए गए हैं, क्या वैल्यूज़ पे हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, कौन से हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं अपने कल्चर के, अपने सिस्टम के। नेक्स्ट इज सोशल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, religious belief of a person, education and economic status, social preferences towards dresses and food. किसी इंसान का सोशल स्टेटस कैसा है सोसाइटी में, ही इज मिडिल क्लास, अपर क्लास, हाई अपर क्लास और लो क्लास। जो भी उसका स्टेटस होगा उसी के हिसाब से उसका बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी बेसिक कॉमन एग्जाम्पल वी टेक कि अगर बहुत ज़्यादा हाई क्लास इंसान है, हाई क्लास फैमिली है, वी परसीव दैट दे विल बी अ लिटिल एरोगेंट टुवर्ड्स द मिडिल क्लास और टू द लोअर क्लास पीपल। नेक्स्ट इज रिलीजियस बिलीफ ऑफ अ पर्सन कि एक कल्चर को फॉलो करते करते भी एक इंसान का रिलीजियस बिलीफ कैसा है किसी भी सिचुएशन के लिए। नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस, किसी इंसान की एजुकेशन और इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। हायर द एजुकेशन इज
higher the thinking or mentality of a person will be. Or the economic status, higher the economic status, higher the facilities will be the person be gaining and reflecting towards his behavior. अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि जितना इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा, जितनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एक इंसान काइंड हो सकता है अपने लोअर क्लास पीपल के लिए या टू द पुअर पीपल्स. एंड लास्टली सोशल प्रेफरेंसेस टुवर्ड ड्रेसेस एंड फूड, यानी कि एक कल्चर को फॉलो करते करते भी उनका क्या प्रेफरेंसेस है, क्या थिंकिंग है, क्या आइडिया ऑफ थॉट है टुवर्ड ड्रेसेस और सडन समथिंग न्यू फूड, कि वो कैसे अडेप्ट कर पाते हैं खुद को ड्रेसेस और कल्चरल चेंजेस में, फूड चेंजेस में. नेक्स्ट इज मोटिवेशन ड्राइव्स. मोटिवेशन ड्राइव्स आर एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सन नीड्स, हेंस दे आर पर्सनल एंड इंटरनल. मोटिव्स यानी मेरी क्या इच्छा है, मेरी जो इच्छा है वो मेरा एक्सप्रेशन है कि मुझे क्या चाहिए, उसे हम डिफाइन करते हैं मोटिव से. हेंस मेरी जो इच्छाएं हैं वो मेरे लिए पर्सनल है और इंटरनल है. पर्सनल यानी कि आई विल बी द वन हु इज गोइंग टू फुलफिल माई मोटिव्स, नॉट द अदर पर्सन कैन हेल्प मी आउट देयर और नॉट अदर पर्सन कैन फुलफिल माई मोटिव्स. Motives are the powerful tools for the external behavior. Higher my motives will, the more my behavior will be coming out. यानी कि हम बात करें, हम डिफाइन कर सकते हैं मोटिव्स को, दे आर पावरफुल टूल्स फॉर माय एक्सटर्नल बिहेवियर. यानी जितने अच्छे मेरे मोटिव्स होंगे उतनी ही अच्छा मेरा बिहेवियर रिफ्लेक्ट होगा. मोटिव्स को हम क्लासिफाई करते हैं 4 टाइप्स में: साइकोलॉजिकल मोटिव्स, social motives, personal motives and unconscious motives. Moving first to the first, physiological motives. हमने बात की physiological यानी physical and biological combined motives. हमारी बॉडी को फिजिकल और बायोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, आइए हम उसका आगे बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट इज हंगर. इट इज़ अ पावरफुल साइकोलॉजिकल मोटिव where after performing any hyperactivity, body need to restore it, making the stomach hungry for food. Hunger यानी हंगर जो है हमारा एक बहुत ही पावरफुल फिजियोलॉजिकल मोटिव है, जिसमें कि हम बात करें कि अगर कुछ भी बहुत हाइपर एक्टिविटी की है, हाइपर एक्टिविटी मतलब कि हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, बॉडी ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, तो हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें कंजेशंस आने लगते हैं, गैपिंग्स आने लगती हैं कि हमारी बॉडी ने बहुत ज़्यादा काम किया, जो भी फैट्स हैं उसने बॉडी को यूज़ किया है, अब हमारी बॉडी में स्पेसिंग आने लगती है, जिससे कि हमें दोबारा खाने की नीड अराइज होती है, जिसे हम बोलते हैं हंगर. नेक्स्ट इज थ्रस्ट. इट अकर्स व्हेन द लेवल ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी डिक्रीजेस, मेकिंग द माउथ एंड थ्रोट ड्राई. Thirst is another important physiological needs or motive inside the body, जो कब अरोज होती है, जब हमारी बॉडी का वाटर इनटेक कम होता है और हमारा माउथ और थ्रोट ड्राई फील करता है. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन नीड्स. हमारी बॉडी को हमारे सेल्स को सर्वाइव करने के लिए सबसे बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ऑक्सीजन है. नेक्स्ट इज स्लीप एंड रेस्ट. जब भी बॉडी हाइपर एक्टिविटी परफॉर्म करेगी तो उसको स्लीप एंड एडिक्वेट रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, वरना बॉडी डिप्रेशन में जा सकती है. नेक्स्ट इज द अवॉइडेंस ऑफ पेन. द अवॉइडेंस ऑफ पेन मतलब कि जो भी हमारी बॉडी में पेन आ रहा है हम उसको क्या करते जाएं, अवॉइड करते जाएं. नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ड्राइव एंड लास्टली सेक्सुअल ड्राइव. एलिमिनेशन ड्राइव, जो भी हमने फूड कंज्यूम किया है उसका इनटेक और आउटपुट मेंटेन होना, और लास्टली सेक्सुअल ड्राइव, अ फीलिंग ऑफ हैविंग सेक्सुअल ड्राइव्स. नेक्स्ट इज सोशल मोटिव. Social motives depends on need for achievement, need for affiliation and need for power. Need for achievement यानी कि जब भी हम बात करें मोटिव्स की तो हमारे जो सोशल मोटिव्स होंगे वो ये हैं कि हमारी सोसाइटी में हमारी एक अच्छी इमेज हो, जो भी हम कर रहे हैं उसका हमें अप्रेजल मिले, हमें बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रेज किया जाए, बहुत तारीफ की जाए, बहुत वाहवाही की जाए हमारी. तो हम क्या करते हैं, हम खुद से मोटिवेट होते हैं कि हम बहुत अच्छा और ज़्यादा वेल परफॉर्म कर सकें. दैट मीन्स सोशल मोटिव्स
curates us to work well and perform well by need of achievement, need of affiliation, and need of power. नेक्स्ट इज पर्सनल मोटिव. पर्सनल मोटिव यानी कि लाइफ के गोल, एम्बिशंस, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट एंड नीड फॉर क्यूरियोसिटी. दीज ऑल आर आर पर्सनल एस्पेक्ट्स कि हमारी लाइफ के गोल्स क्या हैं, एम्बिशन क्या है, हम अपनी लाइफ से क्या एस्पायर करते हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं हमारी लाइफ को किस वे में जाना है, किस में हमारा स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट है, और नीड फॉर क्यूरियोसिटी यानी कि हमें सब चीज़ों को जानने की कितनी उत्सुकता होती है. एंड लास्ट इज अनकॉन्शियस मोटिव्स. अनकॉन्शियस मोटिव्स आर आउटकम्स ऑफ रिप्रेस्ड ड्राइव्स. इट अफेक्ट द बिहेवियर बाय मीन्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, शॉर्ट टेम्पर और अनयूजुअल बिहेवियर. अनकॉन्शियस मोटिव्स यानी जो हमारे मोटिव्स अनकॉन्शियस पार्ट में स्टोर हो जाते हैं. वो कब स्टोर होते हैं? जब हमारी फीलिंग्स, हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो रिप्रेस्ड हो जाती हैं यानी बाहर नहीं आ पाती हैं. जो जब बाहर आती हैं तो किनका फॉर्म लेती हैं? फ्रस्ट्रेशन का, शॉर्ट टेम्पर का और अनयूजुअल बिहेवियर यानी कि चिड़चिड़ापन, जल्दी गुस्सा आना और अनयूजुअल बिहेवियर, मतलब सडनली हम कभी खुश हो रहे हैं, कभी किसी बात पे चिढ़ गए, ये है हमारा अनयूजुअल बिहेवियर. नेक्स्ट इज बॉडी माइंड रिलेशनशिप. जैसे कि हम बात करें बॉडी माइंड रिलेशनशिप, बॉडी और माइंड दोनों एग्जिस्ट करते हैं साथ में, पर वर्क करते हैं दोनों अलग अलग. एक बॉडी को कंप्लीट और अच्छे तरीके से सर्वाइव करने के लिए दोनों का स्टेबल और हेल्दी होना जरूरी है. दैट्स व्हाई वी से अ हेल्दी माइंड एग्जिस्ट इन अ हेल्दी बॉडी एंड अ हेल्दी बॉडी इज कैरिड बाय अ हेल्दी माइंड. यानी कि एक हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी में एग्जिस्ट करता है और एक हेल्दी बॉडी एक हेल्दी माइंड की वजह से ही वर्क कर पाती है. Body-mind relationship. The mind is about mental processes, thought and consciousness, where the body is about the physical aspect of the brain. बात करें the mind is the mental process, thought and consciousness. जो हमारा माइंड है वो हमारे मेंटल प्रोसेसेस के लिए वर्क करता है, हमारे थॉट प्रोसेस को हमारे कॉन्शियसनेस लेवल के लिए, जो कि हमारे ब्रेन के फिजिकल एस्पेक्ट्स में काउंट होते हैं. Body and mind are tied in an intimate bond. They interact with each other. जो body and mind है, they are tied in an intimate bond. यानी कि body और mind एक complete bond में है, जिसमें दोनों का होना compulsory होता है. दोनों separately work नहीं कर सकते हैं और दोनों को काम करने के लिए आपस में interact करना जरूरी है. अब हम इसे पढ़ेंगे दो तरह से. एक्शन ऑफ बॉडी अपॉन माइंड एंड एक्शन ऑफ माइंड अपॉन बॉडी. सबसे पहले बात करते हैं एक्शन ऑफ बॉडी अपॉन माइंड, यानी बॉडी का एक्शन क्या होता है माइंड पे. व्हेन अ पर्सन इज नॉट टायर्ड एंड फील्स फ्रेश, ही शी कैन पे अटेंशन एंड कंसंट्रेशन ऑन अ टास्क इन अ मोर इफेक्टिव वे एज कंपेयर टू द बॉडीली स्टेट व्हेन ही शी गेट टायर्ड एंड फटीग. यानी कि जब एक इंसान ज़्यादा ना थका हो तो वो ज़्यादा फ्रेश और ज़्यादा अच्छा फील करता है. अगर कोई इंसान ज़्यादा फ्रेश फील करेगा, अच्छा फील करेगा, तो वो ज़्यादा अटेंटिव हो सकता है किसी भी टास्क में, किसी भी सिचुएशन में या फिर किसी भी प्रोग्राम में, क्लास में. यानी वो उस चीज़ को मोर अटेंटिवली अटेंड कर पाता है. अगर बात करें, अगर उसकी बॉडी थकी हुई हो, वो ज़्यादा फटीग फील करे, तो उसका कंसंट्रेशन लेवल डिक्रीज होता रहता है. तो इससे हम ये चीज़ समझते हैं कि अगर बॉडी हमारी प्रॉपरली फर्निश्ड हो या प्रॉपरली नरिश्ड हो तो हम ज़्यादा कंसंट्रेटिव हो पाते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए. नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ माइंड अपॉन बॉडी. When a person is getting negative or unpleasant emotions and feeling like anger, fear, anxiety may prove as a source for bringing disorders and malfunctioning in the body, resulting to headaches, insomnia, indigestion and irritability. यानी कि बात करें तो माइंड का असर क्या होता है हमारी बॉडी पे. अगर हमारे माइंड में ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अनप्लीजेंट इमोशंस ज़्यादा कंटिन्यू होते हैं, फीलिंग डिप्रेस्ड होती हैं, तो हमें
और भी फीलिंग्स जैसे कि फियर, एंजाइटी, अगर ये कंटिन्यूस चलती रहती हैं तो हमारी जो बॉडी है वो भी सडन डिप्रेशन में जाती है, बॉडी भी फटीग फील करती है और अलग अलग डिसऑर्डर्स जैसे कि इंसोम्निया, हेडेक, इंडाइजेशन और इरिटेबिलिटी जैसी चीज़ों को बुलावा देती हैं। यानी कि अगर माइंड हेल्दी होगा, माइंड में अगर पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी तो हमारी बॉडी भी पॉजिटिवली एक्ट करती है। बट अगर हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इंटरैक्शन ज़्यादा होंगे तो हमारी बॉडी भी उसी तरह बिहेव करती है। Next is mental health. Mental health is a state of well-being that enables people to cope with the stressors of life, realize their abilities, learn well, work well and contribute to their community. यानी कि मेंटल हेल्थ क्या होता है? मेंटल हेल्थ इज कंप्लीट वेलबींग। कंप्लीट वेलबींग मतलब हमारी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, होलिस्टिक हेल्थ सारी मेंटेन हो, जिससे कि एक इंसान क्या कर सकता है, अपनी लाइफ के नॉर्मल स्ट्रेसर्स से कोप आउट कर सकता है, यानी वो डील कर सकता है। अगर उसकी लाइफ में कोई भी छोटा मोटा स्ट्रेस आ रहा है या बड़ी ट्रॉमा भी आ रही है तो वो उससे बाहर निकलने की स्ट्रैटेजीज को अच्छे से जानता है। उसमें एबिलिटीज होती हैं जिससे कि वो अच्छा सीख सकता है, अच्छा काम कर सकता है और अच्छे सीखने और अच्छे काम करने की वजह से वो कम्युनिटी में भी उतना अच्छी तरह कंट्रीब्यूट कर सकता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेंटली हेल्दी पर्सन। हम बात करें तो मेंटली हेल्दी पर्सन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? यानी एक इंसान जिसकी मेंटल स्टेट अच्छी है, वो पॉजिटिवली वर्क कर रहा है, पॉजिटिव उसकी थिंकिंग है, उसे हम डिफाइन करते हैं मेंटली हेल्दी पर्सन। अब अनहेल्दी पर्सन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर मेंटल हेल्दी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई भी डेविएशन आता है तो उसे हम बोलते हैं अनहेल्दी मेंटली पर्सन और मेंटली अनहेल्दी पर्सन। तो अब बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेंटली हेल्दी पर्सन आर सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस यानी कि एक इंसान क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके बारे में उसे पूरी जानकारी होती है। खुद से ही वो इतना अवेयर होता है कि उसे उसके थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर कैसे वो अफेक्ट कर रहा है खुद को और दूसरों को, उसके बारे में पता होता है। सेकेंड इज बैलेंस्ड लाइफ। दे मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन वर्क एंड रेस्ट। जो कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो एक अच्छा बैलेंस रखता है वर्क और लाइफ के बीच में, यानी रेस्ट और वर्क के बीच में। ना वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली वर्क करेगा, ना वो एक्सेसिवली रेस्ट करेगा। ही विल मेंटेन अ ब्रीम बैलेंस बिटवीन द टू। नेक्स्ट इज रियलिस्टिक थिंकिंग। दे परसीव सिचुएशंस एक्यूरेटली एंड आर नॉट ओवरली अनरियलिस्टिक। रियलिस्टिक थिंकिंग मतलब कि जो भी उसकी आसपास की चीज़ें हैं उसे वो रियलिटी बेस्ड चीज़ों को अपनाया जाएगा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल कि नहीं ये नहीं हो सकता या फिर ऐसे नहीं होना चाहिए था। वो उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा, रियलिटी में परसीव करेगा खुद को। नेक्स्ट इज गुड रिलेशनशिप्स। दे आर अनेबल टू बिल्ड एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप एंड शो रिस्पेक्ट टू अदर्स। यानी कि जो एक मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो अपने अच्छे रिलेशनशिप बनाने में कामयाब होगा, यानी कि दे आर एबल टू बिल्ड एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप एंड शो रिस्पेक्ट टू अदर। जितने अच्छे उसके रिलेशनशिप्स होंगे उतने ही अच्छा वो दूसरों को रिस्पेक्टफुली गेन कर पाएगा। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी। They works in a productive manner, contribute to society and carry out day-to-day activities very well. यानी कि एक जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो काफ़ी प्रोडक्टिव होगा, उसको जो भी काम किया जाएगा बहुत प्रोडक्टिव मैनर में। प्रोडक्टिव मैनर यानी बहुत अच्छे से, बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही रियलिस्टिक वे में उस चीज़ों को काम करेगा, जिससे कि वो एक सोसाइटी के लिए अच्छी तरह वर्क कर सकता है और अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन। सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन मीन जो एक मेंटली हेल्दी पर्सन होगा उसको एक पर्पस पता होगा अपनी लाइफ का और उस पर्पस के लिए किस डायरेक्शन में जाना है वो भी उसके बारे में उसे अच्छी तरह से पता होगा। दे हैव गोल्स, वैल्यूज एंड अ सेंस ऑफ मीनिंग वेदर थ्रू वर्क, फैमिली और हॉबीज। यानी कि एक इंसान जब उसको किसी चीज़ के बारे में पता होगा, अपनी लाइफ का पर्पस पता होगा, डायरेक्शंस पता होंगे, तो वो
उस चीज को बहुत अच्छे से वर्कआउट कर सकता है, चाहे वो उसे उसके काम की वजह से पता हो, फैमिलीज की वजह से पता हो, या उसकी हॉबीज की वजह से पता हो। नेक्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी। They are flexible in their thinking and easily adapt the changes without becoming overwhelmed. It is a very main and major important characteristics of a mentally healthy person कि वो adaptability skills उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, यानी वो बहुत फ्लेक्सिबल है कि उसके आसपास जो भी उसकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं उसे वो इजीली अडेप्ट कर सकता है विदाउट गेटिंग ओवरवेल्म्ड। यानी कि अगर किसी सिचुएशन में वो कोप अप नहीं कर पा रहा है तो वो ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा या वो उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन बात कर रहे हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेंटली हेल्दी पर्सन, तो उसकी एडेप्टेबिलिटी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। नेक्स्ट इज पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। दे हैव कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स एंड देयर एबिलिटी एक्सेप्टिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। जितनी अच्छी हमारी मेंटल हेल्थ होगी उतनी अच्छी हमारी थिंकिंग कैपेसिटीज होंगी, खुद को लेकर भी और दूसरों को लेकर भी। तो बात यही है कि पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम का मतलब ये है कि एक इंसान जब पूरी अच्छी तरह से काम करता है, ही विल बी गेनिंग कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स, ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों को अच्छे से अडेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट इज इमोशनल स्टेबिलिटी। दे कैन मैनेज एंड एक्सप्रेस देयर इमोशंस appropriately even in difficult situation। यानी कि किसी भी सिचुएशन में अगर थोड़ी सी कमी आती है या कोई भी स्ट्रेसफुल ट्रॉमा आता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, उससे कैसे रिएक्ट करना है, उस स्टेट में एक इंडिविजुअल अपने इमोशन कंट्रोल ना खो पाए। इस चीज़ का एक मेंटली हेल्दी पर्सन बहुत अच्छे से ध्यान रखता है कि कैसे सिचुएशन में उसका कैसा इमोशनल रिएक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट इज कोपिंग स्ट्रैटेजीज। They have good coping abilities to deal with any stressors and can bounce back to normal life। जैसे हमने बात की पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम, इमोशनल स्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, ये सब कब आती हैं? जब एक इंसान की कोपिंग स्ट्रैटेजीज अच्छी हो। यानी कोई भी स्ट्रेसफुल या ट्रॉमा में जब इंसान पड़ता है तो उससे वो कैसे बाहर आता है और कैसे अपनी नॉर्मल लाइफ को वापस से कंटिन्यू करता है। That's all for today's class. Thank you.